तो 2 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 5, इसका दूसरा सब लाए जाते हैं। 4 टाइम्स 5 कितना हो जाएगा? 4 गुना 5। अब यहां पर 2 और 3 के बीच में आपने गुना किया तो गुणनफल के रूप में क्या प्राप्त किया? 6। 4 और 5 के बीच में गुना किया तो प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त हुआ? मतलब हियर यू आर मल्टीप्लाइंग द नंबर्स। यहाँ पर 2 और 3 को गुना में 6 प्राप्त किया, 4 और 5 को गुना करके आपने 20 प्राप्त किया। अब चलिए 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 24। लाजा स्केच। आप लोग इस सब का तैयारी नहीं करते हो? कौन गया? स्टूडेंट गया कि टीचर गया? जल्दी से बोलो। तो यहाँ पर गणित में यहाँ संख्या 2 और 3 के बीच में आपने गुणन का कार्य किया और गुना का कार्य करने के बाद रिजल्ट के रूप में आपने क्या प्राप्त किया? यहाँ 4 और 5 के बीच में गुना किया तो रिजल्ट के रूप में क्या प्राप्त किया? यस, आप लोग बोलते जाओगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होगा? यस। 9 मल्टीप्लाइड बाई 8, 9 टाइम्स 8 कितना हो जाएगा? 72। चलिए मैं यहां पर छोटा छोटा चीज लिख देता हूं। 6 टाइम्स 5, 7 टाइम्स 6, 7 टाइम्स 9, 10 टाइम्स 5। आपसे मैं पूछूं कि यहां पर इन 2 संख्याओं के बीच में कौन सा क्रिया किया? यहां भी इन संख्याओं के बीच में क्या कर रहे हैं? तो इन संख्याओं का गुना करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 20, 72। बाकी के लिए आप यहां पर रिजल्ट आकर के लिख दो। यस, रिजल्ट लिखो। 6 टाइम्स 5 कितना होगा? 7 टाइम्स 6 कितना होगा? 7 टाइम्स 9 कितना होगा? आप सदन है, आप हेल्प करो। हाँ चलो। 10 टाइम्स 5 कितना होगा? यस। अब देखिए यहां पर 2 संख्याओं को गुना करने के बाद जो प्राप्त हुआ उसे गुणनफल बोलते हैं। यहां पर आपने मल्टीप्लाई किया। क्या किया? मल्टीप्लाई। टू मल्टीप्लाई। अब है एक क्रिया है टू अनमल्टीप्लाई। अनमल्टीप्लाई। अनमल्टीप्लाई का मतलब हुआ कि यहां 2 संख्या को गुना करके आपने 20 तक पहुंचा, मतलब आपका मूवमेंट इस दिशा में था। अब आपको उल्टा चलना है। यहां पर मैं दे देता हूं 32 और आपको यह बताना है कि 32 जैसे यहां पर 20 तक 4 और 5 में गुना करके पहुंचे तो मल्टीप्लाई किए। अनमल्टीप्लाई के मतलब हुआ कि रिजल्ट तो यहां पर दिया हुआ है 32, 2 संख्याओं को गुना करके 32 तक पहुंचा, ये रिजल्ट दिया हुआ है, तो बताना है किन 2 संख्याओं को गुना करके हमने 32 तक पहुंचा। तो यहां पर आप कह सकते हो कि 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 होता है, अर्थात यहां पर तब यहां 32 को यहां पर क्या कर रहे हो? अनमल्टीप्लाई। यहां पर 4 और 5 को काम आपने क्या किया? मल्टीप्लाई। मतलब आपने आप जो है लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में आए। अब उल्टा क्रिया है, इनवर्स प्रोसेस। अनमल्टीप्लाई, अनमल्टीप्लाई टू अनमल्टीप्लाई इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ टू मल्टीप्लाई। अनमल्टीप्लीकेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आपने 4 और 5 को गुना करके आप 20 तक पहुंचे। अब उल्टा चलना है कि आपको 32 अगर दिया हुआ है, मतलब कि 32 तक आप पहुंचे होंगे, तो किन किन 2 संख्याओं को गुना करके 32 तक पहुंचे होंगे। तो यहां पर 32 को जो अनमल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी क्रिया को फैक्टरिंग करना कहते हैं। राइट?
तो फैक्टराइजेशन क्या है? अनमल्टीप्लीकेशन है, अर्थात रिजल्ट तक हम पहुंच गए, अब बैक जाना है। किधर जाना है? अब बैक जाकर क्या पता करना है ऐसे कौन कौन दो संख्याएं होंगे जिनको गुना करने से हमें 32 प्राप्त हो। तो क्या और भी संख्याएं हो सकते हैं? तो आओ, और जितना संभव हो सकते हैं, यानी कि 32 तक कोई 16 में 2 से गुना करके पहुंचा होगा, दूसरा लड़का भी होगा ऐसा जो 8 में 4 से गुना करके 32 तक पहुंचा होगा, कोई ऐसा भी होगा 32 में 1 से गुना करके पहुंचा होगा। और क्या कोई संभावना है? तो हम कहेंगे कि 16, 2, 8, 4, 32, 1, इस 32 का क्या है? गुणनखंड है, राइट? तो गुणनखंड करना मतलब अनमल्टीप्लाई करना। क्योंकि मल्टीप्लिकेशंस का आपको अनुभव है कि कैसे दो संख्याओं का गुना करके हम गुणनफल तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर एक गुणनफल तक आप पहुंचे हुए हैं, तो पीछे की ओर लौट कर हमें बताना है कि किन दो संख्याओं को गुना करके ये प्राप्त किया गया है। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, 16 को फैक्टरिट करें। अब 16 को फैक्टराइजेशन करना है तो क्या करना है? पीछे की ओर लौटना है और यह पता करना है कि किन दो संख्याओं का गुणनफल 16 होगा। तो यहां पर फैक्टराइजेशन का अर्थ हुआ टू अनमल्टीप्लाई। क्योंकि हमें मालूम है 8 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 16, अर्थात 8 और 2 के बीच में गुना करके 16 तक पहुंचते हैं। अब हमको पीछे चलना है, यदि 16 तक हम पहुंचे हुए हैं तो किन दो संख्याओं को गुना करके हम पहुंचे हुए हैं। ओके, तो आइए 16 का फैक्टरिंग कीजिए। कौन करेगा? हाथ उठाइए पारे, ताकि मैं समझूं, उधर से नहीं, इधर से लड़के। 16 का कौन कौन फैक्टरिंग करेगा? यह पता करना किन दो संख्याओं को गुना करके हम 16 तक पहुंचते हैं। 16 का फैक्टरिंग करना मतलब अनमल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई का तो अनुभव ही है आपको, अब पीछे की ओर लौटना है, इनवर्स प्रोसेस है। ओके, आइए चलो चलो। बहुत अच्छा। तो अब लिखो 4 4, तो 4 को एक ही बार बोलना है, चूंकि 2 बार आया उसका मतलब नहीं है। तो 16 का कौन कौन से फैक्टर है? 4, 8, 2, 16, 1। चलो 16 का फैक्टर को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख डालो, बढ़ते क्रम में। सब 16 का सबसे छोटा फैक्टर पहले आएगा, सबसे बड़ा फैक्टर बाद में आएगा। लिखो कॉमा दो, हर फैक्टर को एक दूसरे से अलग करने के लिए कॉमा दिया जाता है। ये सब संख्याएं 16 का क्या है? तो 16 को आप 4 गुने 4 तो 16 करते हैं। अब अनमल्टीप्लाई करना कि मतलब उन दो संख्याओं को पता करना जिनको गुना करने के बाद 16 प्राप्त हुआ। अब इसके अतिरिक्त कोई दो संख्या और नहीं हो सकता है जिसको गुना करे तो मुझे 16 प्राप्त होगा। इसलिए 16 का ये सभी गुणनखंड है। वेरी फाइन। अब आओ, कोई लड़का आवे 50 का फैक्टरिंग करे, यानी कि 50 आपको किन दो संख्याओं को गुना करने से प्राप्त होता है। 50 का फैक्टरिंग करना मतलब कि 25 गुने 2 करके 50 तक पहुंचे होंगे। अनमल्टीप्लाई करना, पीछे की ओर आना और यह पता लगाना कि किन दो संख्याओं का गुना करने के बाद मुझे यह रिजल्ट प्राप्त होता है। कौन करेगा? हाथ उठाओ। कौन करेगा इसका फैक्टरिंग? तुम आओ। और तुम लोग खाली खड़ी रहती हो, दिमाग नहीं काम कर रहा है। आप लोग बताओ कि 50 को राइट हैंड साइड में क्या किया गया? 50 के साथ इधर गुना किया गया है। 50 को इधर किस क्या किया गया है? गुना किया गया है।
गलत गलत। क्या क्या किया गया, कोई बता सकता है? क्या किया गया है? गुणनखंडन। 50 को लेफ्ट हैंड साइड में तुम क्या कर रही हो, और जब इसको गुना करोगी तो क्या प्राप्त होगा? गुणनफल। यह रिजल्ट प्राप्त होता है जब दो संख्याओं को गुना करके पहुंचती हो, तो यहाँ पहुंचती हो, मल्टीप्लाई करती हो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें क्या मिलता है? प्रोडक्ट। अब यह प्रोडक्ट जो दिया हुआ है तो पता करना किन दो संख्याओं को गुना करने के बाद यहाँ पहुंचे हैं, तो इस क्रिया को फैक्टरिंग करना कहते हैं। गुणनखंडन आप कर रहे हो। What you are doing with number 50 on right hand side, you are factoring the number 50 on right hand side, unmultiply कर रहे हो। unmultiply करना का मतलब to find out two or more numbers whose product is 50। चलो इतना ही है। चलो तो 50 के सभी गुणनखंडों को यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। चलिए अब 50 के सभी गुणनखंड को आप जो लिखी हो, अब 1, 2, 5, 10, 25, 50। क्या 50 और उनके गुणनखंडों में कोई संबंध देख रहे हो? यह जितनी भी संख्याएं हैं इनसे 50 पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है? इन संख्याओं से 50 पूर्णतः विभाजित है, अर्थात 50 जिन संख्याओं से पूरी 50 जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाता है वह सभी संख्याएं 50 का गुणनखंड कहलाएंगे। राइट है ना? 50 जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाता है वह सभी संख्याएं 50 का गुणनखंड होगा। लेकिन जो 50 को विभाजित नहीं कर पाएगा पूर्णतः, अर्थात पूर्णतः विभाजन के मतलब हुआ कि भाग के प्रक्रिया में शेषफल के रूप में तुम्हें शून्य प्राप्त होना चाहिए। तो जिन संख्याओं से 50 विभाजित हो जाता है ये सभी संख्याएं 50 का रिश्ते में गुणनखंड कहलाते हैं। वेरी फाइन। अब मैं एक और उदाहरण देता हूं। 40 का फैक्टरिंग करें। 40 का फैक्टरिंग करना है means you have to find out two or more number whose product is 40. Who will do this question? चलो आओ। without doing unmultiplication। चलिए अब मैं कहता हूं, एक बताओ क्वेश्चन, क्या 17 40 का एक गुणनखंड है? क्या 17 40 का एक गुणनखंड है? कौन को बोल रहे नहीं है? Who is Paul? Yes, आओ, come here and give the reason। कारण बताओ कि why 17 is not a factor of 40। 17 के पहाड़ा में 40 नहीं आता है, अर्थात 40 17 से क्या होता है? पूर्णतः विभाजित नहीं होता। ताली बजा दो। क्योंकि 17 में सामर्थ्य नहीं है कि 40 को पूर्णतः बांट सके, यानी 40 वस्तुओं को 17 जगहों पर अगर बराबर बांटना चाहोगे तो संभव नहीं है पूर्ण रूप में, होल नंबर में। ओके, वेरी फाइन। चलो इसको मिटाओ। तो आज हमने क्या समझा? किसी संख्या को फैक्टरिंग करना मतलब उसको क्या करना? अन मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई का तो अनुभव है ही है, अब आपको अन मल्टीप्लाई करना है। यह रहा गुणनखंड की बात। अब गुणनखंड को अनमल्टीप्लिकेशन के रूप में देखते हैं। फिर दूसरा जो है, हम इसको एक विशेष गतिविधि के द्वारा भी समझने का प्रयास करें। हमारे पास वस्तुओं की एक ढेर दी हुई होगी। अब वस्तुओं के ढेर में पहले समझ, किसी चीज को
आप जब किसी चीज को यहां पर देखो, यहां पर जो वस्तुएं रखी हुई है एक कतार में रखी हुई है। वस्तुएं किस रूप में रखी हुई है? एक पंक्ति में रखी हुई है। और इस पंक्ति को हम बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलेंगे हम लोग? तो दो तरह की रेखाएं हैं, जो उधर में खड़ी हो उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, और जो पड़ी हो उसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ओके, तो अब देखिए, लेकिन तो यहां पर वस्तु में किस रूप से सजी हुई है? पंक्तिबद्ध, पंक्तिबद्ध है। अब यहां पर देखें, यहां पर आप पिक्चर देखें, यहां पर हर कतार में गोलों की संख्या बराबर है कि कम बेसी है? यानी कि बराबर बराबर वस्तुओं की पंक्ति बनी हुई है। राइट? तो पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी है? 6 है। कितने पंक्ति बनी हुई है? 3 पंक्ति बनी हुई है ना, 1 2 और 3। और हर पंक्ति में गोलों की संख्या क्या है? तो इसको पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 3। तब देखिए, यह जो लाइन बोलेंगे, यह लाइन जो होगा, जो वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे रो और इसको बोलेंगे कॉलम। तो कितने रो हैं? देयर आर 3 रोज। और हर रोज कितने वस्तुओं से मिलकर बनी है? 1 2 3 4 5 6। Each row is made up of 6 circles and each row has 6 circles। तो देखिए, हम अब यानी कि वस्तु जो है एक आयताकार आयत के रूप में रखा हुआ है। तब यहां पर देखिए, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, तो स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो पंक्तियों की संख्या को अगर हम m माने और स्तंभों की संख्या को n माने, तो m गुने n करेंगे तो यह कुल गोलों की संख्या हो जाएगी। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। और स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो 3 multiplied by 6, what we have? 18। अर्थात 18 वस्तुओं को हमको पंक्तिबद्ध तरीकों में सजाना है, जहां पर हर पंक्ति बराबर बराबर वस्तुओं की बनी होगी। तब कितने संभव तरीका हो सकते हैं? यहां पर 18 को क्या दूसरी व्यवस्था में भी रखा जा सकता है? अब मैं हर पंक्ति एक एक के बनाऊं, हर पंक्ति में एक एक बनाऊं, यानी कि हर पंक्ति में एक एक गोला है। तब बताइए कि ऐसे कितने पंक्ति चाहिए 18 गोलों को व्यवस्थित करने के लिए? तो निश्चित है कि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 18 हो जाएगा, तो उसमें कॉलम कितना बन रहा है? तो 18 मल्टीप्लाइड बाई n1 हो गया, तो m मल्टीप्लाइड बाई n, 18 इंटू 1 दैट इज 18। यानी कि 18 को आप इस व्यवस्था में भी रख सकते हैं। अब मान ले, क्या दो का पंक्ति अगर मैं बनाऊं तो क्या सभी गोलों इसमें समा सकते हैं? तो दो को मैं बनाऊंगा, तब कितने पंक्तियों की आवश्यकता होगी? तो 9 पंक्ति होंगे, तो स्तंभ कितने हो जाएंगे? राइट? तो आपको मैं कुछ वस्तुएं दे रहा हूं जिसको इसी व्यवस्था में रखना है। अब इस व्यवस्था में रखने के बाद उसको कुल वस्तुओं की संख्या रो गुने कॉलम के रूप में होगा। तो रो गुने कॉलम में जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या का गुणनखंड होगा, है ना? तो यहाँ पर किसी संख्या का गुणनखंड न करना मतलब उस संख्या वाली जो समूह है, उस समूह को इस व्यवस्था में रख करके यह पता करना कि ऐसे कितने रो होंगे, ऐसे कितने कॉलम होंगे। तो यहाँ पर रो और जो कॉलम होंगे इस संख्या का गुणनखंड होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, लाओ कंचा लाओ, तो कंचा लाओ।
हमेशा है कि जो वस्तु दी है उसको शर्त क्या है, पंक्तिबद्ध करना और हर पंक्ति समान वस्तुओं की बनी होना चाहिए, है ना। यानी कि उस वस्तु को समान वस्तुओं से बनी हुई पंक्ति में अगर व्यवस्थित करें तो ऐसे कितनी पंक्तियां बना सकते हैं, ये जानना है। शर्त होगा कि हर पंक्तियों में वस्तुओं की संख्या समान, तब ऐसे कितनी पंक्ति बना सकते हैं जिसमें सारे वस्तुएं समा जाए। चलो यहां पर आओ, चलो भाई निकालो। अब चलो मैं दे देता हूं। देखो इस तरह के जो रेखाएं होंगी, या क्षैतिज रेखा को बोलेंगे हम लोग रो, और ऐसे बोलेंगे हम लोग कॉलम, समझ ना। इस तरह के सभी वस्तुओं ऐसे भी देखेंगे तो एक रेखा में प्रतीत होंगे, यहां भी देखेंगे तो एक रेखा में प्रतीत होंगे, यहां से भी देखेंगे तो एक रेखा में प्रतीत होंगे। तो यह जो दोनों रेखाखंड होंगे वो पंक्ति कहलाएंगे, और प्रत्येक रेखा की लंबाई बराबर होना चाहिए, अर्थात हर पंक्ति समान वस्तुओं को बना होना चाहिए। तब मुझे पता करना है कि ऐसे कितने कॉलम और ऐसे कितने रो बनते हैं। तो और कॉलम की जो गुणनफल होगा वही कुल वस्तुओं की संख्या होगा। चलिए मैं आपको दिया 5 कंचा। शर्त यही है इन 5 कंचा को इस तरह से पंक्तिबद्ध करना है कि सभी पंक्तियों में समान कंचे होना चाहिए। तब यह पता करना है कि ऐसी कितनी पंक्तियां बन सकती है जिसमें पांचों समा जाए, क्या क्या संभावना है। चलो पंक्ति बनाना है, इस तरह से बराबर बराबर का पंक्ति बनाना है। चलिए इन्होंने 5 पंक्ति बनाया। कितना का पंक्ति बनाया? अब 5 पंक्ति बनाया। अब पंक्तियों की कितनी संख्या थी? कितनी थी? कॉलमों की कितनी संख्या थी? अगर पंक्ति को अगर एक, कितना पंक्ति बनाया और कॉलम कितना बना? 1 2 3 4 5। तो यहां पर पंक्ति कितने बने? 1। और कॉलम कितने बने? और दोनों को गुना किए तो कितना होगा? तो 5 आ गया ना। चलो क्या दूसरा और व्यवस्था हो सकता है? सोचो, क्या 5 कंचे को सिर्फ इसी व्यवस्था में रखा जा सकता है कि दूसरी व्यवस्था में रखा जा सकता है? और क्या हो सकता है? और पंक्तियां 1 की भी बनी हो सकती है, पंक्तियां 2 की भी हो सकती है। क्या? तो किसी पंक्ति में कम से कम वस्तुओं की संख्या कितनी होगी? 1। यहां तो 5 कंचों का एक पंक्ति बनाया, हम एक ही कंचों का पंक्ति बनाएंगे। तब हमें पता करना है कि पंक्तियों की संख्या और वहां कितनी बनी और कॉलम की कितना संख्या बनी, दोनों गुना करोगे तो कुल वस्तु होंगे। किधर है वो इरेजर? चलो तुम चलो अपना काम करो, सोचो। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम। चलो पंक्ति को हम लोग बोलेंगे एम, स्तंभ को बोलेंगे एन, और बराबर यहां पता करना है। चलिए यहां पर कितना पंक्ति बना? क्या पंक्ति बना? 5 पंक्ति है। पंक्ति 1 है और स्तंभ कितना है? गिनो। तो 1 और 5 में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 5। तो यहां पर 5 का आपने क्या किया? फैक्टराइजेशन किया है। चलो और कोई हो सकता है? और कोई हो सकता है? कोई बता सकता है? और कैसे व्यवस्थित करेंगे? कैसे कर लो हम बताओ। तुम चलो तुम करो। ऐसे भी रखो तो एक रेखा में रखो ना।
एक्चुअल दोनों तरह से पंक्ति बंधी है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है। चलो तो यहाँ पर बताओ, अब हर पंक्ति कितने वस्तु की बनी हुई है? ऐसे कितने पंक्ति हैं? 5। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या तुम्हारी कितनी है? 5। पंक्तियों की संख्या 5 है। तब स्तंभों की संख्या कितनी है? 5 है। यहाँ पर आगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, वो भी कितना हो जाता है? 5। क्या यहाँ पर 5 का इस व्यवस्था में अगर हम रख रहे तो और कोई दूसरी व्यवस्था हो सकता है, लेकिन शर्त है कि हर पंक्ति बराबर वस्तुओं की बनी होनी चाहिए। संभव नहीं भेज पाए, यानी कि 5 को और किसी भी दूसरे तरीकों से व्यवस्थित नहीं किया सकता है। इसलिए 5 के कितने गुणनखंड है डियर? 1 और 5। वेरी फाइन, तुम अच्छा लड़का है, तुम गणित समझ रहे, उठाओ। चलिए 5। अब 6 कंचा दीजिए, 6 निकालिए, इस पैकेट में रख दीजिए। अब अपना आइए, चलिए 6 को 20 व्यवस्था में रखकर देखिए क्या क्या संभव है। 6 नहीं, मैं ज्यादा लिख देता हूं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलिए आइए, 12 कंचों को इसी व्यवस्था में आपको रखना है। तब देखना है कि कितने स्तंभों की संख्या और कॉलमों की संख्या कितनी बन रही है। जिसको आपस में गुना करते हो तो कुल वस्तुओं की संख्या जाती है। कौन आएगा? चलो, और जो जो लिखते जाओगे यहाँ पर वो करते जाओगे। यहाँ पर होगा एम जो आएगा, और यहाँ पर एम जो आएगा आपको पंक्ति के लिए रहेगा ना, पंक्तियों की संख्या, और एन जो रहेगा वो स्तंभों की संख्या रहेगा। राइट? जो कुल वस्तु कितना आता है दोनों को गुना करके देखना तो तुम्हारा उतना ही वस्तु होगा। यही करना है तुमको ना। तो कुल कितने हैं तुम्हारे पास? तो हम 12 मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख देता हूँ। अब 12 को आप, चूंकि 12 को यहाँ पर एक पॉकेट में है, 12 कुल तो 12 कहीं तो जा नहीं रहे हैं, सिर्फ व्यवस्था की बात है कि इन व्हाट वे यू हैव अरेंज्ड 12 कंचे। तो आओ पता करो कि यह कितने कितने पंक्तियां समान वस्तुओं का 12 में कितने कितने पंक्तियां बन सकती है। टास्क यही है कि 12 वस्तु में समान वस्तुओं का कितने पंक्ति बनाए जा सकते हैं। शर्त है कि हर पंक्ति समान वस्तुओं का होना चाहिए। They are made of equal number of conches. You have to follow only this condition. Then you have to find out in how many ways can you arrange all the conchas, means 12 conchas. This is called glass balls. चलिए आप पता कीजिए कि आप बराबर इस 36 को बोलेंगे पंक्ति। क्या पता किए कितनी संख्या है इसमें? नहीं, पंक्तियों की संख्या कितनी है? अब पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। अब स्तंभों की संख्या कितनी है? 6। और इन दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जा रहा? तो 12 न वस्तु है, 12 वस्तु को न दिया गया था। ये जो 12 ग्लास बॉल है वही न दिया गया था। चलिए, तो आपने अगर ये जो ग्लास बॉल है इसको पंक्तिबद्ध तरीकों से आपने रखने की कोशिश किया, अब इस शर्त का पालन किया कि हर पंक्ति समान ग्लास बॉल का बने हुए हैं, तो देखा कि यह कितनी की पंक्तियां हैं? 3, 3, 6, यानी 6 वस्तुओं की जो पंक्तियां हैं, ऐसे 2 पंक्तियां बनाने के बाद 12 बॉल उसमें समा जाते हैं ना। तो यहाँ पर लिखना है, यानी कि यहाँ पर 2 पंक्ति बने और 6 कॉलम बने और इसमें 12 समा गए। क्या और भी तरीका हो सकता है? और होगा तो रिजल्ट को इस रूप में लिखना है। अब पता करना है 6 गुना 2 कितना हो गया? 12 हो गया। चलो उठाओ फिर। You collect all glass balls, then you try to make a new arrangement. How to make a new arrangement? No, the task is not over. क्या यही तरीका हो सकता है कि और तरीका हो सकता है? एक तरीका, ये 2 गुने 6 के रूप में व्यवस्थित किया। ये 12 कैसे व्यवस्थित किया?
फिर से बोलो, 12 को इन्होंने कैसे व्यवस्थित किया? 2 गुने 6, यानी कि पंक्तियों की संख्या 2 है तो स्तंभों की संख्या कितनी है? और पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होता है वो कुल ग्लास बॉल की संख्या है। All of you watch this activity very seriously. Math is nothing but a kind of description of the event which is happening around you. Math is not subject connected to your mind. Math, any subject is connected to your eyes only. If your eyes are wide open, then you can get everything. चलिए आइए इस अरेंजमेंट मैथमेटिकली लिखें। इस व्यवस्था को गणितीय रूप से दिखाना है। मैं पूछा पहले पंक्तियों की संख्या कितनी है? पता कितनी है? पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्ति की बात होगी तो ऐसे ऐसे। चलिए और स्तंभों की संख्या पता करें और गुना करने के बाद क्या पाते हैं? इधर चलती क्या पाते हैं आप? 12 तो कुल वस्तु ही है, 12 ना है जी, इसमें ना कोई मिलाया गया है नहीं से गया है, 12 का 12 बना हुआ, तो 12 को इस व्यवस्था में भी आप रख सकते हैं। क्या और भी कोई व्यवस्था हो सकता है? और बताइए, सोचते जाओ, सब उठाओ, अरे उसे करते जाओ तो तोड़ करते गए। वेरी क्विकली, जो जो संभव है। In how many ways you can arrange all glass ball? 2 ways you have to find out. यह तीसरा तरीका है। यार पंक्ति बद रखो ना। To put objects along a line means to make a queue. तो फिर आपको स्तंभ भी ऐसे मिलना चाहिए ना यार, ऐसे भी मिलना चाहिए ना। ठीक, और थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, इसको शिफ्ट कर लो ताकि एक रेखा में दिखे। ठीक है, चलो यहां पर जिस व्यवस्था में लिखे हो यहां पर लिखो। पंक्तियों की संख्या पहले और फिर स्तंभों की संख्या में गुणा करना है। चलिए क्या और क्या हो सकता है? यदि हो सकता है कोई लिखे। सब सदन में एवरीवन हैज टू थिंक ऑफ व्हिच वे इज पॉसिबल, हाउ मेनी वेज देयर आर इन व्हिच गिवन ग्लास बॉल्स कैन बी अरेंज्ड। और कोई हो सकता है? सब लोग सोचो, यदि कोई सोच लिया तो फिर कर सकता है आकर के। चलो करो। यस, यू पुट ऑल ग्लास बॉल्स इन न्यू अरेंजमेंट। प्रत्येक पंक्ति समान वस्तुओं की बना होना चाहिए। अब इन लोग पंक्ति में इन जब ग्लास बॉल को रख रहे हो तो इनके बीच में दूरियां बराबर है, तो दूसरा पंक्ति में वही दूरियां मेंटेन करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, हम एक एक पंक्ति बनाएंगे तब कितना पंक्ति बन रहा है ये देखना है। बहुत अच्छा, वेरी फाइन। चलो पहले क्या पता करना है? पंक्तियों को, कितना पंक्ति है। चलो यहां लिखो 12। तब स्तंभ कितना है? चलो तो 12 में कितने गुना यहाँ वेरी फाइन। 12 गुने तो हो ही जाएगा। अरे 12 गुने कितना है तो क्या पता करना यहाँ पर? अरे 12 गुने कंचा तो कहीं, जो कंचा है वो यहीं पर है, चाहे ऐसे लगाया किसी भी व्यवस्था में लगाया, लेकिन क्वांटिटी तो वही ना है। तो पता क्या करना है? 12 कंचों को
3 गुने 4 और 12 गुने 1 के रूप में व्यवस्थित किया सकता है। यानी कि एक एक कंचों को मैं पंक्ति बनाऊं तो ऐसे 12 पंक्ति की मुझे आवश्यकता होगी। इन है वेरी फाइन। और कोई तरीका नहीं है? और कोई तरीका हो सकता है? अभी भी एक तरीका है। चलो आओ देखो, चलो वेरी फाइन। चलिए, जो जिस व्यवस्था में आपने कंचों को रखी है वहां पर पंक्तियों की संख्या वेरी फाइन। कोई हो सकता है? और कोई हो सकता है? जरा सोच लो, कौन बताएगा? वेरी फाइन। चलो, लेकिन बारह न डाला जाए जिस व्यवस्था में रख रहे हो। कोई कंचा उसे न भाग रहा है न बाहर से उसमें शामिल हो रहा है, इसलिए कुल 12 की 12 बनी हुई है, सिर्फ अलग व्यवस्थाओं में रख रहे हैं। वेरी फाइन, यस। चलो लिखो, बहुत। तो चलो पहले किसका लिखना था? एक पंक्ति 12 कॉलम। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। क्या और भी संभव है? नहीं ना? तो 12 को जब इस व्यवस्था में रखे रो गुने कॉलम के रूप में, तो रो गुने कॉलम के रूप में या जितनी भी संख्याएं मिल रही है सब 12 के क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? अब यहाँ पर देखो, 12 को रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित किए तो यहाँ पर 2 मिला, 6 मिला, 4 मिला, 3 मिला, 12 मिला, 1 मिला। जब हमने 12 को इस रूप में व्यवस्थित किया तो कौन कौन सी संख्याएं मुझे प्राप्त हुआ? बोलो। तो यह सभी संख्या 12 की क्या कहलाती है? यस, तो यह सभी संख्या 12 का गुणनखंड कहलाएगी। तो आइए आज गुणनखंड को रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित करके समझा, गुणनखंड को गुणा की विलोम प्रक्रिया के रूप में समझा। मतलब अनमल्टीप्लिकेशन जो है, जब किसी संख्या को अनमल्टीप्लाई करते हो, मतलब यह पता करते हो किन दो संख्याओं को गुणा करके वहां तक हम पहुंचे हैं, तो इस क्रिया को भी गुणनखंड कहते हैं। आज इन्हीं बातों के साथ हम यहीं पर अपना जो चर्चा को स्थगित करते हैं। फिर अगले सदन में हम नए अवधारणाओं को लेकर के फिर आपसे हम चर्चा करेंगे।